नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जो जितने सहज व्यक्तित्व के धनी हैं उतने ही वो अपने काम को लेकर उनकी सिंसियरिटी, उनकी गंभीरता, उनका कमिटमेंट बहुत साफ होता है। और एक चीज़ जो शायद एंसेस्ट्रल है, उनको उनके पेरेंट्स से मिली है, उनकी अपब्रिंगिंग में हो सकता है, उनकी परवरिश में वो चीज़ शामिल रही हो कि वो बहुत साफ है। जैसा हमने आपसे पहले कहा, वो किसी चीज़ को इस तरह से छिपाने में यकीन नहीं रखते हैं, चाहे बात उनके व्यक्तित्व की हो, उनके बैकग्राउंड की हो। और उसके साथ ही वो बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, जो मुझे लगता है कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनके संस्कार और उनके परिवार से उनको चीज़ मिली है, जो कि मुझे लगता है कि जिस स्ट्रीम को उन्होंने चुना है, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, उसमें ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रेशर है, जहाँ दबाव है, जहाँ चैलेंजेस हैं, वहाँ आप बहुत शांत रहते हैं, आप कूल रहते हैं। तो बेहिचक ये कहा जा सकता है कि आप बड़े डिसीजंस बहुत आसानी से ले सकते हैं। और कई बार जब बहुत चुनौतीपूर्ण हालात होते हैं तो उन हालातों में भी आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ इस वक्त हैं राहुल लोढ़ा साहब, जो कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के ऑफिसर हैं। बहुत स्वागत करता हूँ राहुल जी। थैंक यू वेरी मच। पीछे ले जाऊंगा आपको। महाराष्ट्र से आप आते हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। एक राहुल जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, वो क्या सोचते थे अपने करियर के बारे में? आप बाद में आपने इंजीनियरिंग भी की जब आप कॉलेज में आए, लेकिन जो राहुल स्कूल में पढ़ते थे, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ हम जानना चाहेंगे कि क्या जहन में था, क्या उस वक्त आप सोचते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है या वर्दी पहननी है, क्या क्या चिंतन था? बेसिकली जब मैं स्कूलिंग करता था, स्कूल में था, उस टाइम पे तो एक ही दिमाग में था। तब हम लोग देखते थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह का काफ़ी बूम था। तो पहले तो हम लोगों के दिमाग में ये चलता था कि कुछ इंजीनियर बनेंगे, विदेश जाएंगे और इस तरीके से, क्योंकि बिज़नेस फैमिली से मैं हूँ। और हम लोग मतलब काफ़ी बचपन से जो है वो शॉप पे बैठना, दुकान पे बैठना, बिज़नेस करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए वो सब दिमाग में था कि हाँ, कुछ इंजीनियर बनेंगे, बाहर जाएंगे, बढ़िया एक लाइफ एस्टेब्लिश करेंगे, अच्छे रहेंगे। मगर उसके बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके बाद जब इंजीनियरिंग में आए, इंजीनियरिंग में आने के बाद में फिर काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर हुआ। और उसके बाद फिर हम डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है वो मुझे इस तरफ जाना है, मुझे सर्विसेज में जाना है और मे भी एक कुछ मुकाम हासिल करना है और समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, इस टाइप का। तो उसके बाद फिर मैं सर्विसेज की तरफ मुड़ गया। जी, जब आपने इंजीनियरिंग में आपका दाखिला हुआ, और मेरे ख्याल से ये आपने पुणे से किया, तो वहाँ आने के बाद आईटी आपकी स्ट्रीम रही, आपकी ब्रांच रही। क्या वहाँ जब आप लेटर स्टेजेस में थे इंजीनियरिंग में, तो क्या आपको लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी रुचि का उतना विषय नहीं है? या कैसे मन में आया कि नहीं अखिल भारतीय पुलिस सेवा में जाना है? बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग में था 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में हम लोगों में इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट काफ़ी जल्दी हो जाता है। 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट हो गया था, IBM कंपनी में सिलेक्ट हो गया था और काफ़ी अच्छा ये था, पैकेज था। उसके बाद मगर तब एक इशू चलते थे कुछ कि फार्मर सुसाइड टाइप का। और उस टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए थे, न्यूज़पेपर वगैरह भी। तो जैसे कि हर हमारा युवा वर्ग करता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह साथ में बैठ के कभी बात करते हैं, कभी कोई पॉलिटिक्स को ब्लेम करता है, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करता है। तो उसी तरीके से हम लोग भी साथ में बैठते थे, घंटों बातें करते थे कि यार इस भारत का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। मगर ये सब बातें करते करते कभी कभी दिमाग में आता था, युवा मूवी आई थी तब। यस यस यस, युवा मूवी मुझे अभी भी याद है कि उस मूवी को देखने के लिए मैं अकेला ही गया था, क्योंकि जब वो इंजीनियरिंग का वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद सब लोग घर जाते हैं अपने अपने। तो मेरा ये था कि मूवी देख के जाना है, काफ़ी वो शाम सुना था। तो मेरे दिमाग में ये सब काफ़ी चीज़ें चलती रहती थी कि यार सिस्टम क्यों सुधरता नहीं है। तो फिर मैं अकेला मूवी देखने गया था और उसमें काफ़ी अच्छा बताया हुआ है कि किस तरीके से यंगस्टर्स जो है भाई बाहर जाना है, ये करना है, अपनी लाइफ एस्टेब्लिश करना है, ये सब छोड़ के जो है वो आप खुद उस चीज़ में उतरिए और अगर कुछ करना है तो दोष मत दीजिए, आप खुद करिए। ये एक मैसेज उसमें दिया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उस टाइम पे। फिर कोइंसिडेंटली मेरा एक दोस्त था जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब पता करता रहता था। उसने कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से IAS IPS जो है
वो एक समाज में कुछ अच्छा चीज़ अगर करनी है तो उसमें एक डिसिसिव रोल प्ले कर सकते हैं। वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती चली गई और फिर जो है वो मेरे 4th ईयर के लास्ट में आते आते मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब जो है वो मुझे प्लेसमेंट वेस्टमेंट सब छोड़ के इस चीज़ के लिए ट्राई करना है। मैं इसके लिए ट्राई करूँगा, इसमें जाऊँगा और कुछ करना है। और उसके बाद जैसे ही मेरा जुलाई 2008 में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, विदिन 15 डेज़ मैं अकेला ही निकल गया था दिल्ली में। मुझे इतना ही पता था कि वाजीराम करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कुछ प्रिपरेशन होती है, कुछ लड़के हैं। और वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैंने अपनी दिल्ली में अपना सफ़र स्टार्ट किया ये यूपीएससी का। तो 2008 में आप दिल्ली पहुंच गए थे? यस, 2008 में मैं दिल्ली पहुंच गया था और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मगर अभी भी मैं आज याद करता हूँ उसको। तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है, सिर्फ एक नाम लेके चला था मैं, वाजीराम एंड रवि। फिर गए वहाँ पे तो मैं पहले 7th क्लास में हम लोग दिल्ली घूमने के लिए आए थे, बच्चे जो कुछ बिज़नेस मेरे पापा के फ्रेंड्स थे बिजनेसमैन, उनके बच्चों के साथ में, वो 10th 12th में थे। तो उस टाइम पे मुझे वो गुरुद्वारा याद थी चांदनी चौक की। तो सबसे पहले मैं चांदनी चौक पहुंच गया गुरुद्वारा में, वहाँ पे मैं एक दिन रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे ढूंढा कि वाजीराम एंड रवि कहाँ पर है, क्या है। नेट पे गए, नेट पे बैठा उस टाइम पे, मगर एक दिन रहा तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। तो फिर मैंने कोई धर्मशाला ढूंढी थी। फिर 7 दिन में धर्मशाला में भी रहा, क्योंकि मैं अकेला था। मुझे पता है, मेरे पापा मम्मी इतने पढ़े नहीं है। मेरे फादर जो है वो 12th में फेल हो गए थे और मम्मी जो है वो ड्रॉप आउट है 8th स्टैंडर्ड से। तो वो तो ये होता था कि बेटा तुम सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हो, तुम ही देख सकते हो, तुम ही कर सकते हो, उल्टा अगर किसी को एस्टेब्लिश करना है तो तुम जाओ। तो गए वहाँ पे और जाने के बाद में फिर वो ढूंढना स्टार्ट किया वाजीराम एंड रवि। फिर वहाँ पे गया, वाजीराम सर से मिला कि सर मेरा ये बैकग्राउंड है, वो मुझे करना है। तो सर भी समझ गए कि नया लड़का है। उन्होंने भी 4-5 सब्जेक्ट्स पकड़ा दिए। उसमें से फिर कुछ ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। उसमें क्या पढ़ना है ये डिसाइड करने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी दिन तक तो मैं जद्दोजहद कर रहा था क्योंकि अकेला था। फिर मैंने एक आइडिया किया कि क्लास के बाहर खड़ा होके जो लड़के आते हैं उनसे पूछते जाओ कि ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, भैया भैया करके। तो ऐसे हम मैंने कम से कम 20-25 लोगों से बात की। उन्होंने जो बुक्स बताया उसमें से जो कॉमन बुक्स है उसको मार्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर अगर कोई चीज़ जो है वो लगातार बार बार बता रहा है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। तो ऐसे करते हुए मैंने कुछ 4-5 चीज़ें चिन्हित कर ली किताबें, और उसके बाद फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैं लेट हो गया था 1 महीना, तो कोई क्लास मुझे ले नहीं रहा था उस टाइम पे कि नहीं आप लेट हो गए, आप अगले इसमें आइए दिसंबर में। अब मेरे पास मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो कैसे कैसे करके फिर मैंने वो बुक स्टार्ट ली और वो फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है कि मैं 3 महीने जो है वो एक मुखर्जी नगर में एक रूम में रहा था रेंट पे, और वहाँ पे बेसमेंट में रहता था। और मैंने किताबें इतनी अच्छे से पढ़ी। स्टार्टिंग में मैं फिर भी एक क्लास ज्वाइन किया था, एक क्लास ने ले लिया था मुझे। वहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 महीना हो चुका था, क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर 3 महीने मैंने अपने से पढ़ा, और उसके बाद जब मैं वो 3 महीने के बाद जब मैं प्रिपरेशन करके निकला उस सब्जेक्ट की, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिली तो वापस क्लास लगाया ज्योग्राफी का। तब ये हालत थे कि मतलब मैं काफ़ी आगे निकल चुका था सबके, कि बहुत अच्छा मेरा प्रिपरेशन हो चुका था। तो ये चीज़ मेरे जो टीचर थे उनको भी समझ में आ गई। उन लोगों ने मुझे बताया था कि तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है, आप पाली लिटरेचर की तरफ जाओ, दूसरा सब्जेक्ट। फिर ऐसे करते हुए फिर मैंने सब्जेक्ट लिया दूसरा, पाली लिटरेचर। तो मगर फिर वो एक ब्लंडर साबित हुआ मेरे लिए। वो सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक रुक गया उसके बाद, क्योंकि नंबर वगैरह कुछ कम हो गए। मगर फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर पूरा जोर लगाया, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा सिलेक्शन। आपने क्या सब्जेक्ट भी चेंज किया? पाली लिटरेचर रखा आपने? पहली बार जब मैंने पाली लिटरेचर लिया था तो मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा मतलब कप ऑफ टी नहीं है, थोड़ा कुछ हो गया। मगर उसके क्योंकि मैं इतनी प्रिपेयर कर चुका था और इतना अपना टाइम दे चुका था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ हाथ में ली है तो उसको अब छोड़ना नहीं है, अब तो उसी को करना है। ठीक है, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले, ये ले। पहले मैं संस्कृत पढ़ चुका हूँ, तो फिर मैंने दूसरी बार में उसमें इतना जोर लगाया कि उसके बाद में आई वॉज द टॉपर लगभग। तो सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी हो गया, पाली लिटरेचर हो गया, और एक जीएस तो कॉमन होता है सबके लिए। होता है जी जी, ऐसे सबके लिए कॉमन होता है। लेकिन बड़े यूनिक सब्जेक्ट थे आपके, और उसमें भी आपने महारत हासिल की जो आपकी एबिलिटी और आपके डिवोशन को शो करता है।
दिल्ली से कैसे रिश्ता बनाया आपने? क्योंकि हर बड़ा महानगर जब आप पहुंचते हैं तो शुरू में तो अट्रैक्ट करता है, फिर बाद में एक डिस्ट्रैक्शन भी होता है और वो शहर आपको फेंकने की कोशिश करता है। वो कंफर्ट बुलाता है जलगांव का, भोपाल का, आपके होम टाउन का। आपको ऐसा लगता है लोग चीटिंग करते हैं आपके साथ। और ये माफ़ कीजिएगा, कोई मेरा पूर्वग्रह प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन दिल्ली के बारे में ये परसेप्शन एज़ कम्पेयर टू मुंबई ज़्यादा है कि दिल्ली में उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है जितना बॉम्बे में है। कुछ आपको भी ऐसा लगा शुरू में कि या आपका डिवोशन इतना मजबूत था कि दिल्ली की ये चीज़ें आपको कभी फील नहीं हुई? वेदर की एक्सट्रीमिटी है, बहुत ही गर्म, बहुत ठंडा, पोल्यूशन। जी नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा उसमें। जैसे कि आपने कहा, जैसे मैंने कहा ना, मुखर्जी नगर में मैं बेसमेंट में रहता था, तो उस टाइम पे भी मेरे साथ हुआ था कि वो कुछ पैसे को लेके लेन देन की इसमें कि भाई मैं कम टाइम रहा, उन्होंने कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लिया, मेरा जो डिपॉजिट था वो ले लिया, ये सब किया मेरे साथ में। मगर दैट इज़ ओके, मगर उसके बावजूद भी मैं उसको छोड़ते हुए फिर आगे निकलते गया। और क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि 10th क्लास के बाद ही मैं बाहर निकल गया था, और जब मैं 10th के बाद बाहर निकला था पूना के लिए, पहली बार मेरे पापा मेरे साथ में आए थे, उसके बाद मैं अकेला चला गया था। मतलब अगर मैं 15 का था उस टाइम पे मैं पुणे अकेला गया था, और उसके बाद जो हॉस्टल लेना सब कुछ वो करके गए थे, मगर उसके बावजूद भी खुद को सेट करना, एडमिशन के लिए जो कागज़ वागज़ फॉर्मेलिटी होती है वो करना, तो ये सब चीज़ें मैंने अकेले ने की। उसके बाद फिर मैं लगातार अकेला रहा, तो इन चीज़ों के साथ मैं एक्लेमेटाइज हो चुका था। अकेले रहना और अकेले इस्टेब्लिश कर लेना खुद को, ये चीज़ें मुझे मेरे ना मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोलो या बोलो अनाय से मेरे अंदर ला चुके थे वो लोग। क्योंकि वो भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, मगर मेरी मम्मी का कहना था कि बाहर जाना है, लड़का जितना बाहर जाता है, बाहर के लोगों को देखता है, उसके नमूने तो अपने आप जो है वो एक स्ट्रांग बन के निकलता है और काफ़ी चीज़ें समझता भी है और खुद के बलबूते पे खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ चुकी थी मेरे अंदर, मैं मतलब मेरा ये मानना है। और फिर जब मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में भी मैं स्ट्रांगली खड़ा हुआ, और उसके बाद फिर अच्छे से वहाँ से निकला भी। जी, ये जो आप जब लड़ते हैं, जब आप कम उम्र में इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को संभालते हैं, तो क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें, जिसको हम कहते हैं कि क्या चीज़ें हमें अपनी जेब में रखनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, फंस जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। क्या आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जो 15 साल की उम्र में गंज बासौदा से, कहीं ट्राइबल ब्लॉक से मध्य प्रदेश के भोपाल आ रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, क्या सोच लेकर आए वो 15 साल से ऊपर के उन किशोरों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं 2-3 चीज़ें स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप कम उम्र में बाहर निकल रहे हो, आपके सामने आपका एम जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आप उसके लिए करिए, उसके लिए आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ कॉलेजेस में जो है ये महिला संबंधी अपराध के बारे में भी लेक्चर देने के लिए गया था। उस टाइम पे मैंने एक बात कही थी, कहते कहते निकल गई थी मेरे मुंह से, कि आप जब बाहर जाते हो कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जो आप अपने माँ बाप से साझा नहीं कर सको। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है, वाह। क्या होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं, उसकी चकाचौंध को देख के जो है हम लोग उसकी तरफ फैसिनेट हो जाते हैं। मॉल कल्चर देखते हैं, लड़के लड़कियां साथ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये एक एक्सपेक्ट हो गया। शराब, दारू, हर एक चीज़। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अल्कोहल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल पीना ख़राब या वगैरह वगैरह, इस तरीके से कुछ नहीं है, मगर वो पीते हैं। मैं भी उनके साथ में जाता था, एंजॉय करता था। मगर 20 लोगों के ग्रुप में हम 2 या 3 लोग ऐसे होते थे जो अल्कोहल नहीं पीते थे, मगर उसके बावजूद भी हम लोग एंजॉय करते थे। और ना पीने वालों को कोई फ़र्क पड़ता था, ना पीने वालों को कोई, उल्टा वो मेरे लिए झगड़ते थे कि 15 किलोमीटर दूर हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो यार ये मेरे साथ चाहिए, क्योंकि मैं पिया हुआ रहूँगा तो ये गाड़ी चलाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो वो मेरे लिए झगड़ते थे कि नहीं यार ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा। तो एंजॉय मैं उतना ही करता था सब लोगों के साथ में जाके, मगर उसके बावजूद एक चीज़ है कि ये सब चीज़ों की आदत मुझे कभी नहीं लगी, क्योंकि ये चीज़ मेरा मतलब एक फर्म मानना है कि ऐसी कोई भी चीज़ आप मत करना कि अगर आपने 2 मिनट के लिए सोचो कि ये चीज़ अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊँ तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कभी कभी हो सकता है कि
ये एडवांस ज़माना आ चुका है, काफ़ी कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगी। अगर उनको नहीं समझ में आ रही है तो आप उनके साथ आर्ग्यू करिए। उनका एक्सपीरियंस इतना है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में सही है तो फिर वो खुद बोलेंगे कि नहीं बेटा तुम सही हो। मैं खुद अपनी माँ के साथ में काफ़ी चीज़ें शेयर करता था, लगभग सारी चीज़ें। मेरी माँ मेरे मतलब हर चीज़ लगभग जानती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये इतने हद तक था कि जब मैं अपनी वाइफ को प्रपोज़ करने वाला था, उसके पहले मैंने 15 दिन पहले अपनी माँ को बोल दिया था कि ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसको जो है प्रपोज़ करने वाला हूँ। तो मेरी माँ ने ये कहा था कि ठीक है तो कर जल्दी, ताकि हमें भी क्लियर समझ जाए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, जो लड़कियाँ वाले आ रहे हैं किस डायरेक्शन। मेरे ख्याल से ये इंटरकास्ट मैरिज है। नहीं, फॉर्चुनेटली वो विद इन कास्ट ही थी। हाँ, वो मतलब जैन में, वो भी जैन थे। तो उन्होंने मगर मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि वो किस कास्ट की है, क्या है क्या नहीं करके। मैंने उसका सिर्फ फ़ोटो दिखा दिया उनको और बस बताया कि ये है। तो इस हद तक मैं जो है वो चीज़ें शेयर करता था और इनका सबका आपको फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्रा है कि आप चकाचौंध पर मत जाइए, बहुत चकाचौंध मिलेगी। और दूसरा, अपने पेरेंट्स को अपना मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक, जो कहा जाता है अंग्रेज़ी में कि फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, बनाकर रखिए। राहुल जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मंत्रा दिया है। जब आपका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद जब आपने ट्रेनिंग ली और जब आपको पहली पोस्टिंग मिली, तो लगा कि मतलब ये वही जॉब है, ये वही नौकरी है, ये वही सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता था? या फिर जैसा आपका कूल नेचर है, आप हर चीज़ को बहुत सहज तरीके से लेते हैं, आपने कहा हाँ एक नई शुरुआत है और मैं इसमें भी पूरे कमिटमेंट के साथ अपने को साबित करूँगा? नो डाउट, जब सिलेक्शन हुआ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। उसके बाद ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग जो थी ये मेरी ड्रीम ट्रेनिंग थी। मतलब आईपीएस में जब हम लोग प्रिपरेशन भी करता था तो मैं भगवान को प्रेयर करता था कि पहले मुझे आईपीएस बनाना, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद अगर बनाना है तो आईएएस बनाना। तो मैं ट्रेनिंग के लिए इतना जो था वो फैसिनेटेड था इस ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग हुई पूरे साल भर। मैं कहना चाहूँगा कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एनपीए का, नेशनल पुलिस एकेडमी का, एक आईपीएस जो वहाँ पे ग्रूम होता है वो वर्ल्ड क्लास है, बहुत ही अच्छा है। और आप सब लोगों को विदित भी होगा कि हमारा एशिया में जो नंबर 1 है एकेडमी, और वो एक्चुअल में है बहुत ही शानदार एकेडमी है, काफ़ी अच्छे से हुआ है। और वो 100% मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये वो चीज़ थी जिसके लिए हमने इतना ट्राई किया है जो किया। सर्विस में आने के बाद में काफ़ी मतलब ये भी एक यूनिक सर्विस है, ये एक अरीना है, ये प्लेटफॉर्म है। हज़ारों किस्म के लोगों के साथ में हम रूबरू होते हैं पर डे। मंडला में पोस्ट होने से पहले मैंने कभी देखा नहीं था कि किसी गांव में बिजली नहीं है, मगर उसकी एक कैसे गांव में कहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे जब आप जुड़ते हो और जब उनके साथ में खड़े होके एक हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला था पूरे विलेज टू विलेज जाके, ऐसे ही जाके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नक्सल का प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गया था। तो विलेज टू विलेज गए थे, वहाँ पे पूरा फोर्स लेके जाते थे, फिर एकदम से गांव वाले के सब लोगों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। तो ऐसे हम लोगों ने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर बिजली और नल का प्रॉब्लम है। कलेक्टर से बात की, कलेक्टर मैडम थी हमारी तो प्रीति मैथिल मैडम, उनके साथ में फिर वापस पूरा शिविर लगाया और उसके बाद काम किया और वहाँ पे वो नल और वो बिजली भी आ गई कुछ दिनों बाद। तो जब वो लोग आके आपको कहते हैं और वो उनका एक विश्वास होता है, एक्चुअल में काम जो था वो प्रशासन का था, मगर क्योंकि पुलिस उसमें एक पार्टी बन गई और हम लोग वहाँ तक गए, उनसे बात किया। वो जब गए वहाँ पे तो एक कप्तान साहब आए हुए हैं, और उसके बाद जब हम लोग खाना खाने के लिए एक बार गया था, मैं उन लोगों के साथ में बैठ के खाना खाया था, तब वो लोग जिस तरीके से आपको प्रेम करते हैं वो बहुत ही अनोखा होता है। वो आप कहीं पे भी मल्टी बैगर टाइप की कंपनी में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। बिल्कुल, ये जो जन सेवा है जिसको आप कहते हैं, और आप उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सिस्टम के, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो देखते हैं कि पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर है लेकिन उसका एक ह्यूमन फेस है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस हमारी मित्र है, मित्र पुलिस है। बहुत अच्छी बात है। जितना हमको पता है कि दिल्ली में ही आपने अपनी जीवन संगिनी का एक चयन हुआ और
नियति ने आप लोगों को मिलाया और आज आप पति पत्नी हैं। तो इस पे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि सबसे पहले आपने माता जी से शेयर किया, माँ से शेयर किया कि जो आपकी अर्धांगिनी हैं वो उनका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन का। जाहिर तौर पर वो भी सपना उनका भी रहा होगा दिल्ली में ट्रेनिंग जब आप कोचिंग में थे, क्या उन्होंने सोचा था और क्या कॉमन बॉन्डिंग एलिमेंट आप लोगों के बीच में है जो आपको आज एक आदर्श पति पत्नी के दायरे में लाकर उसने खड़ा कर दिया है? उनका बैकग्राउंड जो है वो बीए इन इंग्लिश लिटरेचर है। उसके बाद में वो भी वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आए हुए थे। कॉमन तो मैं ऐसा नहीं बता पाऊँगा, मगर हाँ, हम लोगों के विचार मिलते जुलते हैं और जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो लगता है कि नहीं, हाँ, इनसे हमें कंपैटिबल हो और ये सब चीज़ें हैं। और जब 6-7 साल हो गए अब शादी को और बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ एक मैंने ये देखा कि युवाओं में बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर एक धारणा ये रहती है कि वो स्टेबिलिटी को लेकर चूँकि उनका बड़ा आग्रह रहता है, तो वो थोड़ा सा चकाचौंध पसंद करती हैं। बहुत ही इस तरह का एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड ऐसा माना जाता, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा, और ये कि आपके पास बड़ा रिचनेस हो, आपके पास वेल्थ हो, आपके पास, तो आप ज़्यादा महिलाओं को या आधी आबादी को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कहीं उन पर असर डाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है, ठीक नहीं है। आप इससे इत्तेफाक ना इत्तेफाक? नहीं, ज़रूर मैं इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, ना आप बेसिकली आपके पार्टनर में ये ढूंढते हो कि जो आप पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, क्या वो उसके हिसाब से है नहीं है, आपके परिवार में एडजस्ट हो सकते हैं नहीं है, और क्या आप उनके परिवार में एडजस्ट हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो हमारे परिवार में एडजस्ट होते हैं, इट इज़ म्यूचुअल। आप जब समान की बात करते हो तो इट्स म्यूचुअल। तो क्या आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है, सिर्फ और दूसरा ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे जाते हैं। चेहरे पे भी नहीं जाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं। आप उनसे बात करने के बाद में कितना कंफर्टेबल रहते हो। दूसरा, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए रिलेशनशिप में 100%। आपको सारी चीज़ें जो अगर आप एक ऑनेस्टली उसके साथ सही शेयर कर सकते हो और वो उस चीज़ को समझ सकती है, तो वो आपकी। जी, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत शांत हैं। वो तो क्या जो मैडम हैं वो थोड़ा सा मैनेजमेंट घर का बहुत स्ट्रांगली संभालती हैं? क्योंकि ऐसा होता है, कहा भी जाता है कि जैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, जोड़ों का निर्धारण ऊपर होता है। तो ईश्वर ही ये तय कर लेता है कि चूँकि आपका काम 24/7 है, जैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स का है, आप भी कभी ऑफ नहीं होते, हमेशा ड्यूटी पर ही रहते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। तो क्या मैडम थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व के इस पहलू से भिन्न है? नहीं, वो भी मेरे जैसी ही है। हम लोगों में बहुत एकदम ये होता है कि वो मेरे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा ये लगती है कि हाँ, मैं प्रोफेशनल चीज़ें घर पे नहीं लेके जाता हूँ, और वो जो है वो घर की चीज़ों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं देता हूँ, वो उसका मैनेजमेंट। क्या बात है, ये एक बहुत ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा है, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, वो बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि पुलिस सर्विसेज में जो लोग आना चाहते हैं, और ख़ुद आपका अपना अनुभव क्या है, जो प्रेशर आते हैं यहाँ, जो दबाव आते हैं, मीडिया का प्रेशर है, एक हाई प्रोफाइल क्राइम कोई हुआ शहर में कि लोग पिल पड़ते हैं, मीडिया भी उसमें शामिल होता है, ये हो रहा है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या चीज़ें चल रही हैं। पॉलिटिशियंस वल्नरेबल होते हैं, वो तुरंत बात करते हैं। अभी हमने देखा इंदौर में एक घटना हुई एक मॉडल के साथ, तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्विटर पर उन्होंने पूछा, तो ये बता रहा है कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है। तो किस तरह से आप कहेंगे इस प्रेशर को हैंडल करें और क्या टफनेस अपने भीतर रखें? जैसे कि आपने कहा कि शांत, मैं अपने आप को प्रयास ये करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आए, अगर आपके इंटेंशन अगर बहुत क्लियर है और चीज़ें आपको पता है कि करना क्या है, तो बस आप फोकस रहिए, जो चीज़ आई है उसको हैंडल करिए और आप क्लियर रहिए अपनी चीज़ों के ऊपर कि करना क्या है, मुझे एक्शन क्या लेना है,
और अगर हमने किया है वो सही है तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर एज सच मैं ये मानता हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है कि वो वर्चुअल टर्म है। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। कोई भी आदमी आपको गलत चीज़ करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप वल्नरेबल हो। बिल्कुल सही, आप अलाउ ना करें अगर खुद। और आज की तारीख में हमारा पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर है इन चीज़ों के लिए, या मैं कहूँगा पॉलिटिक्स इतनी मैच्योर है कि वो इस तरीके का कहीं पे भी कोई प्रेशर आपको डायरेक्ट नहीं कहीं पे भी देंगे, नहीं क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आखिरी सवाल है मेरा इस बातचीत का कि आप ज़िंदगी में, मैं अपनी भी बात करूं और या मैंने जो लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैंने महसूस किया है कि कोई आपकी नींव जो खड़ी होती है पर्सनैलिटी की, उसका कोई बेस होता है। आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग या आपकी एक फ़िलॉसफी। आपसे बातचीत करके ऐसा लगता है कि कहीं एक, उसको मैं स्पिरिचुअल कहूँ या फिर उसको मैं घोर आस्तिक एक सोच कहूँ, ईश्वर को पूरी तरह डिवोटेड एक अप्रोच कहूँ, कि क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है और ये जो सादगी है, ये बिना किसी इस तरह की सोच के थोड़ा कठिन लगता है कि क्या आप किसी दार्शनिक, किसी महापुरुष या ईश्वरवादी सोच से बहुत गहरे प्रभावित रहे? मतलब इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ईश्वरवादी सोच से मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। मैं अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। क्या बात, वही ईश्वर हैं आपके? एग्जैक्टली, मैं अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें साझा करता हूँ। उनके साथ में ये कहना तो थोड़ा सा ही हो जाएगा, मगर हाँ, मैं उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बात करता हूँ उनके साथ में। और कोई भी अच्छा बुरा हो, कहीं पे भी मुझे कभी कोई हेडेक है, कोई टेंशन है, कोई चीज़ है, बचपन से मेरी आदत है कि मैं अपने माँ बाप से उस चीज़ को साझा करता हूँ, वो अपने आप रिलीज़ हो जाता है। स्पेशली मदर से? स्पेशली मदर से। वाह। और उनकी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहती है। जब मैं मतलब ये याद करता हूँ कि एक बार जब होता है ना कि अरे ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, यार सारा इंग्लिश में आ गया है, तो मेरी माँ ने कहा था कि यार तुम पहले नहीं हो, पूरी दुनिया इसको करते आई है, तो कोई भी चीज़ को इस तरीके से मत लो कि मैं नहीं कर सकता। वो एक चीज़ छाप छोड़ गई। तो मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनसे बात करता हूँ, कभी कभी वो कुछ बोल जाते हैं, उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि हाँ बोल दिया, मगर मैं जब उनको बोलता हूँ बार बार कि आपकी वो चीज़ मुझे याद है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो वो भी खुश होते हैं। मगर कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक ये है, स्रोत है उस चीज़। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद माँ के मुंह से ईश्वर ही बोलता है। जैसे आपने बताया कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है, वो ड्रॉप आउट रही हैं, लेकिन कितनी बड़ी मंत्र उन्होंने, बड़ा मंत्र आपको दिया कि तुम, यू आर नॉट अ फर्स्ट पर्सन, आपके पहले बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं, इन कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, तुम भी आसानी से गुजर जाओगे। क्या बात है राहुल जी, बहुत इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलकर बात करना एक बहुत ही शानदार अनुभव है, और ख़ास तौर से ये हमको बताता है कि इस दौर में 2011 बैच कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन इस बैच का एक युवा आईपीएस ऑफिसर जब साउंड करता है तो वो भारतीय परंपरा के मूल्यों से बिल्कुल खनकता है। और मुझे लगता है हम एक बहुत बेहतर करियर आपका आगे देखेंगे, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये थे राहुल लोढ़ा साहब, 2011 बैच के वो आईपीएस हैं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।